नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 10वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। पत्रलेखा जी का ये कहने पर कि मीरा उनकी बहू है और आर्यन की पत्नी, इस रियासत की कुंवर रानी और राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी है, यह बातें सुनकर श्रेया के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वह मीरा की तरफ ऐसे घूरने लगती है जैसे कि अभी उसे मार डालेगी। फिर वह गुस्से में इशारे से पूछने लगती है, क्या पत्रलेखा जी सच कह रही हैं? मीरा भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जैसे कि कह रही हो कि हाँ बहन, यह सच है, मेरी शादी हो चुकी है। क्या तूने सच में शादी कर ली? तू ऐसा कैसे कर सकती है मीरा? श्रेया ने गुस्से से मीरा पर बरसते हुए कहा, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। कैसी दोस्त है तू? दोस्त है या दुश्मन जो मुझे शादी के बारे में नहीं बताया? अरे मुझे एक बार बता देती, मैं कहाँ तेरे पति को भगा कर ले जाने वाली थी। बहुत बुरा किया है नोबल तूने। अब बस भी कर दे। ओवर एक्टिंग की दुकान, कितना नाटक करेगी? इतनी एक्टिंग पहले ही की होती ना तो तुझे सच में जूते और चप्पल पड़ते मेरी पापा की गुड़िया। मीरा ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। मीरा, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त भी है। पत्रलेखा जी ने यह सवाल मीरा को देखते हुए पूछा। मीरा, हमें वक्त नहीं मिला मासा, हमें वक्त नहीं मिला आपको बताने के लिए। मीरा ने शांति से पत्रलेखा जी से कहा। मिस चक्रवर्ती, आपको देखकर लगता नहीं कि मीरा जैसी लड़की आपकी दोस्त होगी। मालिनी ने यह सवाल मीरा की इमेज गिराने के लिए किया था। यह सवाल सुनकर पूरे महल के लोग मालिनी को खा जाने वाली नजरों से देखने लगते हैं। वहीं मीरा मालिनी की ऐसे घूर रही थी कि जैसे उसे अभी अपनी नजरों से मार डालेगी। अब मालिनी ने औगली में सारे दे मारा था तो सिर फूटना ही था ना। ज्योति अपने मन में कहती है, मुझे लग ही रहा था यह बड़ी मधुमक्खी कुछ न कुछ तो बकेगी। लो, इसे जो नहीं बोलना था वह बोल दिया, खटमल कहीं की। वहीं श्रेया मालिनी को अपनी ठंडे नजरों से देखते हुए, और आपको ऐसा क्यों लगता है मिस कलेक्शनी रावत, सॉरी टू से मिस मालिनी रावत। वहीं श्रेया ने जब मालिनी को पहले कलेक्शनी कहा तो रिद्धि और सिद्धि ज्योति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं पत्रलेखा जी और माधुरी जी की खुद की हंसी जैसे जैसे कंट्रोल कर रहे थे। वहीं मालिनी को भी अंदाजा हो गया था कि श्रेया ने उसका नाम जानबूझकर गलत किया है। उसने इस बात पर श्रेया से कुछ नहीं कहा और उसने आगे श्रेया के सवाल को धारते हुए कहा, वो इसलिए मिस्टर चक्रवर्ती कि आप ठहरी पीआरपी कंपनी के सीईओ और उनके चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी फ्रेंड इतनी गरीब होगी। आई मीन, आप समझ रही हैं ना। तभी महल में एक जोरदार आवाज गूंजती है। जबान संभाल कर राजकुमारी मालिनी, आप क्या कहने जा रही हैं? आपका कहने का मतलब क्या है कि मेरा कोई ऐरी गैरी लड़की है? यह श्रेया की आवाज़ थी जो गुस्से के कारण कांप रही थी। उसने अपनी आवाज़ और तेज करते हुए कहा, आप होती कौन है मेरे दोस्त को गरीब बुलाने वाली? और आप जानती क्या है उसके बारे में जो उसके बारे में खुद की राय बना ली है? मालिनी, इसमें राय बनाने की क्या ज़रूरत है? जो सच है वह सच ही कहा मैंने, और उसमें गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है आपको? वहीं ज्योति दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। वह अपने मन में कहती है, मालिनी को सच में लगता है राजकुमारी कोई मामूली लड़की है। इसके बाप ने इसे बताया नहीं। राजकुमारी कौन है? लोगों ने सही कहा है, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वह जंगल की तरफ नहीं शहर की तरफ भागने लगती है। कुछ इसी तरह का हाल मालिनी का मुझे दिख रहा है। एक बात याद रखिएगा मालिनी सिंह रावत, आप जिस कंपनी की डील के लिए इतना तरस रहे हैं ना, उस कंपनी की सीईओ है मीरा और चेयरवुमेन है पीआर कंपनी की मालकिन है मीरा। तो जबान संभाल कर बात करिएगा उनके बारे में। श्रेया ने गुस्से में कांपते हुए कहा। यह बात जानकर मालिनी के और आर्यन के सिर पर जैसे बिजली ही पड़ी हो। इस बात को जानकर मालिनी उतनी हैरान थी, उससे कई गुना ज्यादा आर्यन सदमे में था। मीरा श्रेया को शांत करते हुए बोली, जाने दीजिए श्रेया, उनकी बात पर कोई ध्यान मत दीजिए। श्रेया फिर भी नहीं रुकती है और आगे कहती है, मिस मालिनी सिंह रावत, अब शैतान सिंह की बेटी है ना, वही शैतान सिंह जो हमारे पास अपनी कंपनी के लिए फंडिंग मांगने आया था। तो एक बात याद रखिएगा, आइंदा से मीरा के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना तो कसम महादेव की आपकी सारी कंपनी को बर्बाद करके रख दूंगी।
इसमें मीरा मुझे रोकेगी भी नहीं, तब भी मैं नहीं रुकूंगी। मीरा फिर से श्रेया के गुस्से को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ श्रेया, हम सब लोग महल में हैं, यहाँ के कुछ नियम कायदे हैं। श्रेया मीरा की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है मीरा, मैं किसी नियम कायदे को नहीं मानती। अगर बात तुम्हारे पर आए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कोई राजकुमारी हो या कहीं कोई राजा। मालिनी हकलाते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो ना, ये नहीं हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता है, यही एक मामूली। वो कहती है। उससे पहले पत्रलेखा जी उसे डांटते हुए कहती है, बस करिए राजकुमारी मालिनी, कितना गिरोगी अब आप। हमें नहीं पता था कि आपके मन में भी अमीर और गरीब के भेदभाव रहते हैं। आप एक राजकुमारी हुई तो क्या, वह आपको सौभाग्य से मिला है, पर एक बात याद रखिएगा, हम सब भी इंसान हैं, तो हमें बस कर्तव्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है, ना कि यह ऐसो आराम के लिए। पत्रलेखा जी अपनी लाइफ में दूसरी बार इतनी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उन्हें इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। पहली बार जब आर्यन ने मीरा से शादी की थी और आर्यन यह बात अपने घर वालों से छुपाई थी, और दूसरी बार अब जब मालिनी मीरा की बेइज्जती कर रही थी। पूरा राजस्थान जानता है मालिनी की आपके पिता ने जोधपुर रियासत कैसे हासिल की है, तो यह कहना आपके मुँह से शोभा नहीं देता है। माधुरी जी मीरा की साइड लेते हुए कहती हैं, और जाकर पत्रलेखा जी के बाजू में खड़ी हो गई थी। घर के बड़े पुरुष मतलब कि जगत सिंह और जयदेव जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है घर की महिलाएं यह बात अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं, इसलिए कुछ नहीं कहा, बस शांति से महिला मंडल का तमाशा देखते रहे। मीरा पत्रलेखा जी माधुरी जी की तरफ देखते हुए कहती है, जाने दीजिए माँ और छोटी माँ, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसे ही समझ लीजिए। मीरा की बात सुनकर दोनों शांत हो जाती हैं। मीरा धीरे धीरे कदमों से मालिनी के पास जाती है और मालिनी अपने कदम पीछे खिसकाने लगती है। अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, फिर भी मीरा उसके बेहद करीब जाती है और उसके कान में कहती है, हमें मामूली लड़की समझने की भूल मत करिए मालिनी, आपके बाप ने तो आपको हमारे बारे में बता दिया होगा, तो हम कोई मामूली लड़की नहीं है, ये बात याद रखिएगा मालिनी। मीरा की यह बात सुनकर अपनी मुट्ठियां कस लेती है और मीरा की तरफ घूर कर देखती है। मीरा दूर हटकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हो ना शकी होने वाली शौतन, फिलहाल आप यहाँ से जा सकती हैं। आपने पहले हमारी फ्रेंड का मूड खराब कर दिया है। अगर आप जोधपुर सही सलामत जाना चाहती हैं तो प्लीज़ अभी निकल जाइए, वरना हम आपकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपका हाथ टूटेगा फिर पैर। मीरा की बात सुनकर मालिनी को भी गुस्सा आने लगता है। वह कुछ कहने वाली ही थी कि पत्रलेखा जी फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, मालिनी आप यहाँ से जाइए। आर्यन भी अपने मुंह से शब्द निकालते हुए मालिनी की तरफ देखता है और कहता है, मालिनी आप जाइए, हम कल ऑफिस में मिलते हैं। आपने पहले ही यहाँ का माहौल बहुत ख़राब कर दिया है, प्लीज़। मालिनी कुछ नहीं कहती, बस एक गुस्से का घूंट पी लेती है और वहाँ से बिना पीछे मुड़े चली जाती है, और जाते हुए अपने मन में खुद से खुद को एक वादा करती है कि वह इस बेइज्जती का बदला पूरे राठौर परिवार से जल्द ही लेगी। वहीं श्रेया अभी भी गुस्से में कांप रही थी। पत्रलेखा जी मीरा से कहती हैं, मीरा श्रेया को अपने कमरे में लेकर जाओ। मीरा भी हाँ में अपना सर हिला देती है। श्रेया को अपने कमरे में लेकर जाती है, वहीं उसके पीछे ज्योति भी चली जाती है। दूसरी तरफ 7 समंदर पार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी, जॉर्ज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। यह यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। यहाँ पर एडमिशन पाना कोई मामूली बात नहीं है, और इसी कॉलेज में पढ़ती है हमारी मीरा की बहन निकिता और आर्यन का चचेरा भाई जय। यूनिवर्सिटी के अंदर चहल पहल चालू थी। यहाँ पर देश विदेश से पढ़ने आए बच्चे आपस में बात कर रहे थे। वही निकिता अपनी नई फ्रेंड क्रिस्टल लॉरेंस से बात कर रही थी। निकिता क्रिस्टल से कहती है, हे क्रिस्टल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्रिस्टल निकिता को देखकर उसे जवाब देती है, से निकिता, व्हाट हैपेंड, व्हाट हेल्प यू डू नीड। निकिता क्रिस्टल से कहती है, एक्चुअली मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, तुम्हारे पास होंगे तो दे सकती हो मुझे। क्रिस्टल निकिता को देखते हुए बोलती है, बस इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम मुझसे ऐसे भी मांगा होता तो मैं तुम्हें दे देती। ऐसे भी तुम मेरी नई नवेली दोस्त बनी हो, तो तुम्हें जो भी ज़रूरत पड़े तुम मुझसे मांग सकती हो, मेरे कमरे से कोई भी चीज़ ले सकती हो। निकिता भी उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती है। इसमें थैंक यू की क्या बात है, क्रिस्टल भी मुस्कुराते हुए कहती है,
हम क्रिस्टल के बारे में जानते हैं क्योंकि क्रिस्टल इस कहानी की अहम भूमिका दिखाई देगी। क्रिस्टल लॉरेन न्यूयॉर्क के मेयर क्रिस्टोफर लॉरेन की इकलौती बेटी है और जॉर्ज कॉलेज क्रिस्टल की पर दादाजी के नाम पर रखा गया है। इस कॉलेज को ऑन करने वाली भी क्रिस्टल की फैमिली है। वहीं न्यूयॉर्क शहर में क्रिस्टल के पिताजी का बहुत दबदबा है। अगर न्यूयॉर्क सिटी में सरकार को कुछ भी करना हो तो वह क्रिस्टोफर की मर्जी ज़रूर जानते हैं। वहीं क्रिस्टल की माँ मैरी एक बहुत बड़ी सोशलाइट है और अमेरिका की सबसे बड़ी हैरिसन फैमिली की इकलौती बेटी है। क्रिस्टल निकिता की ओर देखते हुए कहती है, तुमने बताया था कि तुम्हारा भाई न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में है, अभी उसकी तबीयत कैसी है? निकिता मुस्कुरा कर जवाब देती है, पूछने के लिए थैंक यू क्रिस्टल, पर हमारा भाई अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है उसे कुछ दिन में होश आ जाएगा। क्रिस्टल निकिता की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर क्रिस्टल आगे निकिता से सवाल पूछती है, निकिता तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? क्योंकि तुम 3 महीने से यहाँ आई हो पर फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ जाना नहीं है। निकिता एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, पर मेरी बहन और तुम तो मेरे भाई को जानती हो, वही दोनों हैं। आई एम सॉरी निकिता, मैंने यह सवाल तुमसे पूछा, नहीं पूछना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। निकिता मुस्कुरा कर बोली, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनसे बढ़कर मेरी दी है ना मेरे साथ। क्रिस्टल धीरे से पूछती है, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ क्या हुआ था? यह सवाल सुनकर निकिता के चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं और वह अपनी ठंडी आवाज़ में क्रिस्टल से कहती है, कुछ नहीं क्रिस्टल, बस अपनों की साजिशों का शिकार हो गए थे। इतना कहकर निकिता कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है। क्रिस्टल अभी अभी उससे आगे सवाल पूछना जारी ही रखा था कि वह दोनों भी कॉलेज के कैंपस में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन आर्यन दोपहर का वक्त 12 बजे अलवर राजमहल मीरा के कमरे में, मीरा ज्योति और श्रेया कमरे में आ गए थे। श्रेया अभी भी गुस्से में थी। उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मीरा उसका गुस्सा शांत करने का प्रयास कर रही थी, पर वो उल्टा मीरा को घूर रही थी। मीरा ने ज्योति को कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि उन तीनों की बातें बाहर कोई सुन ना सके। मीरा एक गहरी सांस लेती है और श्रेया की तरफ देखते हुए बोलती है, श्रेया शांत हो जाओ। श्रेया जोर से चिल्लाती हुई बोली, कैसे शांत हो जाए हम? वो मालिनी तुम्हें क्या क्या बोल रही थी? उसे क्या लगता है कि वो जोधपुर की असली राजकुमारी है? मीरा उसकी बात बीच में टोकते हुए कहती है, बस हो गया, चिल्लाना भी मुझे आता है। तुम क्या सोच रही हो? एक बात याद रखो, हमें सब्र से काम लेना है। हाँ, तुम सब्र से काम लेना मुझे सिखा रही हो। तुमने शादी कर ली, मुझे ये बताना सही नहीं समझा और तुम मुझे कह रही हो कि सब्र से काम लेना चाहिए। वाह मेरा वाह, क्या तुम्हें मेरे माथे पर एल लिखा हुआ दिखता है? मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें शादी के बारे में बताया नहीं, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझने को बताने का मौका नहीं मिला। मीरा ने शांति से कहा। श्रेया जोर जोर से ताली बजाते हुए कहती, वाह मीरा वाह, तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला और तुम यहाँ बदला लेने आ गई। क्या सच में तुम मुझे पागल समझ रही हो या यूं ही झूठा दिखावा कर रही हो? फिर मीरा एक गहरी सांस लेती है और श्रेया की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी शादी किन हालातों में हुई है तुम्हें पता भी नहीं है श्रेया। तो बताओ ना मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने आर्यन से शादी क्यों कर ली, वह भी मुझे बिना बताए। श्रेया ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए मीरा से कहा। मीरा श्रेया की तरफ देखती है और उसे बैठने का इशारा करती है। दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं। वहीं ज्योति भी उन दोनों की बातें सुन रही थी, वह भी उनके पास आकर बैठ जाती है। फिर मीरा श्रेया के सिर पर हाथ फिराती है और उसे प्यार से देखते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें आज सारा सच बता देती हूँ। आर्यन सिंह राठौर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की है। फिर मीरा उसे शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बता देती है। वहीं श्रेया आंखें फाड़ कर मीरा की बातें सुन रही थी और उसके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। फिर भी वो मीरा से कहती है, तेरे साथ इतना सब हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं, बताना सही समझा भी नहीं। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगी इस गलती के लिए? तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थी और तूने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या तूने मुझे एक ही पल में पराया कर दिया? मीरा बता मुझे। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मीरा श्रेया की तरफ देखते हुए प्यार से कहती है, श्रेया मैं तुझे बताना चाहती थी पर तू कंपनी के कामों में बिजी थी और तुम काम के चलते लंदन गई हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब नहीं बताया।
सियानी अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर उसने मीरा से एक सवाल पूछती है, तेजस और निकिता कहाँ है? मीरा आगे कहती है, दोनों अभी न्यूयॉर्क में है। वहाँ पर तेजस की ट्रीटमेंट चल रही है और निकिता बिजनेस मैनेजमेंट सीख रही है। श्रेया ऐसे ही अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ रही थी। वहीं मीरा उसे उसके जवाब दे रही थी। दोनों सहेलियां अपनी महीनों की दूरियां मिटाने के लिए पुरानी बातों में जुड़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ महल के पीछे बना हुआ आर्टिफिशियल घाट के पास आर्यन बैठा हुआ था। जो कुछ भी आज सुबह हुआ वह उसके बारे में सोच रहा था। उसे आज अपनी कही हुई बातों का पछतावा हो रहा था कि उसने मीरा को ऐसा कहा। बाबा सामने तो मुझे रोका था, पर फिर भी मैं मेरे घमंड के गुरूर के कारण कुछ समझ नहीं सका। फिर वह तालाब की तरफ देखता है जहाँ पर पानी शांत था और हंस तैर रहे थे। फिर आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं पेड़ के छांव में लेट जाता है और अपने मन में फिर से सोचने लगता है, क्यों मैं बार बार उसे बेइज्जत किए जा रहा हूँ। मुझे अपनी बातों पर भी अब शर्म आने लगी है। फिर से वो अपने आप से कहता है, मैंने जो भी कहा वह मीरा से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता, पर मुझे उसकी तरफ से अपने आप खिंचाव महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा कोई गहरा नाता है, पर मैं ये महसूस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ ना। तो फिर ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसा मैं उसके साथ होता था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरे आसपास है, पर मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? मीरा मेरे पास रहती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे पास ही रहे, पर यह अजीब सा खिंचाव और यह अजीब सा जुड़ाव मुझे बहुत दर्द देता है। इसलिए मीरा को अपने करीब आने से रोकना चाहता हूँ, उससे दूर रहना चाहता हूँ। फिर भी कौन सी वजह से हम पास कोई ना कोई वजह से हम पास आ ही जाते हैं। क्या मेरा मन बगावत कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, आर्य ने एकदम हड़बड़ाते हुए कहा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मीरा मेरे दिल में नहीं हो सकती। मेरे दिल में तो बस एक ही है, वह गीतांजलि, मेरा बचपन का प्यार, और मैं मेरे प्यार को हारने नहीं दे सकता। मैं मीरा के सामने मुझे कैसे ना कैसे उससे दूरी बनाए रखनी है। मैं नहीं चाहता कि कल गीतांजलि वापस आए तो वह मुझे किसी और के साथ देखे। मुझे अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कहते हैं मोहब्बत को दिल से नहीं निकलते, ना ही वह दिल से कभी निकालती है। दिन बीत जाते हैं पर मोहब्बत अपनी जगह बरकरार रखती है। ऐसा ही कुछ आर्यन के साथ था, मीरा के साथ। उसे 3 महीने हो गए थे साथ रहते हुए। इन 3 महीनों में उसे मीरा के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी, पर वह उन्हें पहचाना नहीं चाहता था, या फिर यूं कहें वह जाना ही नहीं चाहता था। वह तो बस अपने पुराने प्यार को याद कर रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि वह जिस प्यार को ढूंढ रहा है वह तो उसके पास ही है। वह उसे अपने पुराने प्यार के एहसासों को पहचानने के लिए उसे उन एहसासों को जानना होगा, उन्हें समझना होगा, उनके अंदर डूबना होगा। ऐसे ही फिर होगी इनके बाद एक नई मोहब्बत की दास्तां शुरू। रात का समय, आर्यन और मीरा का कमरा। मीरा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी, वहीं उसके बाजू में आर्यन भी बैठा हुआ था। वह किताब पढ़ रहा था, या यूं कहीं किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था। वह अपनी आंखों से कोनों से मीरा की तरफ देख रहा था, किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था। मीरा बिस्तर पर बैठी हुई किसी सोच में डूबी थी। अपनी अगली चाल कैसे चले इस बारे में सोच रही थी। वहीं आर्यन उसके चेहरे के बदलते भाव देख रहा था। कमरे की शांति तोड़ते हुए आर्यन अपने गले को खंगालता है और फिर से अपनी किताब पढ़ने का नाटक करने लगता है। अब इस आवाज़ से मीरा का ध्यान टूटता है और वो आर्यन की तरफ देखने लगती है और शांत आवाज़ में कहती है, आपको कुछ बात करनी है हमसे? आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए बोला है, हाँ करनी थी, तुमसे बहुत ज़रूरी बात। मीरा आर्यन की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछती है, क्या जरूरी बात बताना चाहते हैं? आर्यन पहले मीरा की तरफ देखता है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरी सांस लेता है, फिर एकदम से कहा, आई एम सॉरी। आर्यन के मुंह से सॉरी सुनकर मीरा आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगती है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि द आर्यन सिंह राठौर, प्रिंस ऑफ अलवर, उसे माफ़ी मांग रहा है। यह बात जानकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे अभी भी सपने की तरह लग रहा था। वहीं आर्यन उसकी तरफ देख रहा था। आर्यन फिर से कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? मीरा हकला कर बोली, क्या 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 कहा आपने? आर्यन उसकी तरफ देख कर बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मीरा किस बात के लिए? एकदम से चौंक कर कहती है, जो आज सुबह मैंने तुम्हें कुछ भी अनाप शनाप बका था उसके लिए। मुझे उसके लिए बहुत पछतावा है।
मीरा, आप उस बात के लिए माफ़ी मांग रहे थे। मीरा ने रिलैक्स होते हुए कहा। मैंने वो बात तो अपने जहन से कब की निकाल दी थी, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए बोला, पर फिर भी मुझे उस बात के लिए माफ़ कर दो। मैंने बिना वजह ही तुम्हें डांट दिया, बिना वजह ही तुम्हें इतना सब कह दिया। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, अगर आप माफ़ी मांग रहे हो तो ठीक है, मैं आपको एक शर्त पर माफ़ करूंगी। आर्यन डर और कंफ्यूजन के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ कहता है, कैसी शर्त? मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए एक डेविल स्माइल देती है और कहती है, आपको मुझे पूरा अलवर एक बाइक पर घुमाना होगा। मंजूर हो तो बताओ, नहीं तो जाने दो। आर्यन हैरानी से बोला, बस इतना सा ही। उसने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, मीरा, हाँ बस इतना सा ही। बस आपको इतना ही करना है। अगर हमें कुछ याद आ गया तो हम आप बता देंगे। इतना कहकर मीरा उसकी तरफ मासूम नज़रों से देखने लगी। आर्यन की तरफ जब मासूम नज़रों से देख रही थी तब आर्यन की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके दिल की धड़कन की आवाज़ वह खुद भी सुन सकता था। फिर वह मीरा की तरफ देखता है और हकलाते हुए कहता है, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? मीरा आर्यन की तरफ नज़रें हटाती है और आंखें बंद करके कहती है, मैं कैसे देख रही थी आपकी तरफ? आर्यन उसे कुछ नहीं कहता। दोनों फिर से शांत हो जाते हैं। फिर आर्यन आगे मीरा से कहता है, तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम पीआरपी कंपनी की मालकिन हो। मीरा आर्यन की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है? आर्यन मीरा का सवाल सुनकर शांति से जवाब देते हुए बोलता है, क्योंकि तुम कितनी डाउन टू अर्थ हो। क्योंकि लोग थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो दिखावा करने लगते हैं। इंडिया में टॉप 3 में आने वाली कंपनी की मालकिन हो, फिर भी तुम्हें दिखावा और ऐसा कुछ भी नहीं हो। तुम शोभनाथ जैसे छोटे शहर में एक छोटे से इलाके में रहती थी और वहाँ के लोग तुम्हारी इज्जत किया करते थे, तो तुम्हें बहुत माना करते थे। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम इतनी बड़ी शख्सियत हो। मीरा आर्यन की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, पैसा, रुतबा, धन दौलत, यह सब मरने के बाद हमारे किसी काम का नहीं होता है और ना ही इसे हम मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। पैसा एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगा, पर जो रिश्ते होते हैं ना कुंवर शाह, वो रिश्ते कभी नहीं ख़त्म होते हैं। हमारे जाने के बाद भी वह हमें अक्सर याद किया करते हैं। मेरे लिए भी पैसा यह झूठी रेपुटेशन कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, मेरी शख्सियत दुनिया के लोगों के सामने कुछ और है और मेरे लोगों के सामने कुछ और है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे पीआरपी कंपनी की मालकिन होने के नाते सम्मान दें। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि लोग मुझे बस मेरे नाम से पहचानें, मीरा सोलंकी। आर्यन को मीरा की बातें सही लगने लग गई थी, क्योंकि अक्सर लोगों का होता है ना, थोड़ा सा भी पैसा आ जाए वह हवा में उड़ने लगते हैं, पर मीरा का वैसा नहीं था। वह इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होते हुए भी कितनी सरल जिंदगी जी रही थी। आर्यन को मीरा की यह बातें बहुत अच्छी लगने लग गई थी। फिर आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें हमारी कंपनी के साथ काम करने में इंटरेस्ट है? अचानक से आर्यन ने ऐसा सवाल पूछा, इसलिए मीरा उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगती है। एक गहरी सांस लेकर आर्यन से कहती है, देखिए कुंवर शाह, कंपनी के सारे फैसले तो मैं लेती हूँ और मुझे आपका प्रेजेंटेशन सच में बहुत अच्छा लगा है। मैं रिश्तों को और बिजनेस को अलग नज़रिए से देखती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ काम करने से हमें एक और फ़ायदा हो जाएगा। हमारी कंपनी राजस्थान में भी अपना कमाल दिखा पाएगी और इंडिया की नंबर 1 कंपनी मतलब कि राठौर इंडस्ट्रीज़ और पीआरपी इंडस्ट्री दोनों साथ में काम करेंगी ना, तो बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा। आर्यन को भी मीरा की बातें अच्छी लगने लग गई थी। दोनों अब ज़्यादा झगड़ते नहीं थे, ना ही एक दूसरे से बिना वजह बहस करते थे। दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं अब सुधरने लगा था। शायद दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जागने लग गया हो। यह तो बात की बातें हैं, आज इनका रिश्ता अलग मोड़ पर खड़ा है। वहीं यह दोनों बातें कर रहे थे। रात गहराती जा रही थी। वहीं महल के दूसरे हिस्से में 8-9 परछाइयां महल के अंदर प्रवेश कर रही। धीरे धीरे आदमियों की संख्या बढ़ने लगी। कुल मिलाकर 30 लोग थे जिन्होंने महल में प्रवेश किया था। उनके हाथ में धारदार हथियार थे, उनमें से खून टपक रहा था। किसी के हाथ में बंदूक थी तो किसी के हाथ में तलवार और कोई तो कुल्हाड़ी थी। सबने अपने चेहरे गमछे से ढके हुए थे। उनके कपड़ों को देख कर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कहीं से खून की होली खेल कर आए हो। आर्यन और मीरा अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी मीरा को नीचे से कांच टूटने की आवाज़ आती है। नीचे से आवाज़ आती सुन आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, आपने कांच टूटने की आवाज़ सुनी?
यह कहते हुए मीरा के भाव गंभीर हो गए थे। आर्यन भी अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहता है, हाँ हमने भी सुनी आवाज़। फिर मीरा आगे अपनी ठंडी आवाज़ में कहती है, लगता है महल में कोई घुसपैठ या घुस आया है। मीरा के इतना कहते ही नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती, भाई बाबा साहब यहाँ पर जल्दी आए। इतना सुनते ही मीरा और आर्यन एकदम से कहते हैं, ये तो सिद्धि की आवाज़ है। आर्यन और मीरा हैरानी से उस आवाज़ को सुन रहे थे। फिर मीरा एकदम से कहती है, हमें चलना चाहिए, लगता है सिद्धि कोई मुसीबत में है। इतना कहकर दोनों उठते हैं और दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। वहीं नीचे सिद्धि उन आदमियों के सामने खड़ी थी। सिद्धि नींद से उठकर नीचे पानी लेने के लिए आई थी। जब उसे महल में हलचल महसूस हुई और किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई तो वह महल के दूसरी तरफ गई तो उसे यह आदमी दिखे। सिद्धि ने बिना सोचे समझे दीवार पर लटकी तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उसे जोरों से सबको आवाज़ भी लगा दी थी। सब लोग सिद्धि की आवाज़ सुनकर जग गए थे। जगत सिंह जी और पत्रलेखा जी भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने भी सिद्धि की आवाज़ सुनी थी, इसलिए उनके मन में बेचैनी सी चल रही थी। वहीं दूसरे कमरे में माधुरी जी और जयदेव जी सो रहे थे। उन्होंने भी सिद्धि की आवाज़ सुनी तो वह दोनों जग गए। माधुरी जी हड़बड़ाहट से कहती है, यह तो सिद्धि की आवाज़ है, वह भी इतनी रात को, लगता है कुछ हुआ है। जयदेव जी भी कहते हैं शायद महल में कोई घुस आया है। इतना कहकर दोनों बाहर की तरफ निकल जाते हैं। श्रेया ने भी यह आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वह भी ज्योति को उठाते हुए कहती है, ज्योति उठो, कोई चिल्ला रहा है नीचे से। ज्योति भी अपनी आधी खुली आंखों से श्रेया की तरफ देखते हुए कहती है, कौन चिल्ला रहा है इतनी रात को? साला इस महल में ढंग से कोई सोने भी नहीं देता है। वो आधी अधूरी नींद से उठती है और श्रेया की तरफ अपनी नींद भरी आंखों से देख कर भी कहती है, कौन चिल्ला रहा है? श्रेया ज्योति की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, मुझे आई हुई बस इस महल में एक दिन भी नहीं हुआ है और मैं कैसे लोगों की आवाज़ पहचान सकती हूँ। चलो देखते हैं बाहर क्या हुआ है। इतना कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। वहीं नीचे सब लोग इकट्ठा हो गए थे। सिद्धि भागकर अपने परिवार के पास आती है और हाँफते हुए कहती है, हाँ महल में हमला हुआ है। मैंने कुछ आदमियों को महल के अंदर घुसते हुए देखा है। उसका इतना कहना ही था कि पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है। यह गोली मीरा की तरफ चली थी। वहीं आर्यन मीरा की तरफ गोली चलते देख अपने करीब खींच लेता है और सोफे की तरफ गिर जाता है। गोली मीरा के कान से 1 इंच अंतर से निकल गई थी। सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं। तभी और ज़्यादा गोलियां चलने की आवाज़ आने लगती है। सब लोग छुपने लगते हैं। वहीं श्रेया ज्योति को खींचकर एक पिलर के पीछे छुपा जाती है। वहीं ज्योति अभी भी नींद से कहती है, यार इन गुंडों को भी अभी हमला करना था, हमारी नींद की माँ बहन एक कर दी इन लोगों ने। श्रेया ज्योति की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, कसम से ज्योति, अगर तुम मीरा के साथ ना होती ना तो यहीं तुम्हें धक्का देकर मार देती। महल पर हमला हुआ है और तुम्हें अभी भी नींद की पड़ी हुई है। अगर गोली तुम्हें लग गई ना तो कसम से हमेशा के लिए मौत की साया में सो जाओगी। वहीं महल में अभी भी गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी। गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी एक टेबल के पीछे छुपे हुए थे। पत्रलेखा जी थोड़ी डर और चिंता के भाव में आकर कहती हैं, अभी इतनी रात को किसने हमला किया होगा महल पर? जगत सिंह जी भी गुस्से भरे लहजे में कहते हैं, लगता है किसी की मौत आई है, इसलिए यहाँ पर किसी ने हमला करने के लिए लोगों को भेजा है। अब लगता है उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। माधुरी जी और जयदेव जी भी दीवार के पीछे छुप गए थे। माधुरी जी गोलियों की आवाज़ सुनकर जयदेव जी से कहती हैं, इन लोगों को रात का ही समय मिलता है हमला करने के लिए। सुबह आते आते हम नाश्ता कर रहे हो तो फिर ये लोग आते, हम इन पर हमला करते, कितना मज़ा आता। यह लोग भी ना अभी आए हैं। जयदेव जी माधुरी की बात सुनकर चढ़कर कहते हैं, भाग्यवान वो तुम्हारे मायके के लोग नहीं हैं जो यह बिना बताए सुबह आ जाएंगे। यह लोग हमला करने आए हैं, ना कि हमसे मिलाव सुझाव करने। हाँ मुझे भी पता है वो मेरे मायके के लोग नहीं हैं, पर मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। इतनी रात को मेरी नींद खराब कर दी इन लोगों ने। सुबह मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए आज रात जल्दी सोई थी, पर इन डायन के बच्चों ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। कल किटी पार्टी की वजह से मैंने मेरी फेवरेट सीरियल भी नहीं देखी थी। जयदेव जी माधुरी की तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनकी ही पत्नी है। जयदेव जी भी फिर से चिल्ला कर कहते हैं, मेरी माँ चुप हो जा, हमला हुआ है हम पर, थोड़ी तो अक्लमंदी की बात करो। माधुरी जी भी चिढ़कर कहती हैं, आप तो छुप ही करो, आप कुछ कहो मत। मैंने इतना अच्छा सीरियल मिस कर दिया कल की किटी पार्टी के लिए, फिर भी आप मुझे ही दोष दे रहे हो। मेरा सीरियल कितना अच्छा था ना, उसका नाम भी कितना अच्छा था, सास गई तेल लेने। जयदेव सिंह जी फिर से चढ़कर कहती हैं, क्या क्या देखती रहती हो तुम भी, पता नहीं इसे तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है इस समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और मीरा सोफे की दूसरी तरफ गिरे हुए थे। मीरा अभी भी आर्यन के सीने पर
सिर रखकर उसकी तरफ देख रही थी। आर्यन भी उसी में खोया हुआ था। उन दोनों को होश ही नहीं था कि महल में क्या चल रहा है। इसके परे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहीं अब दोनों की धड़कनें भी तेज हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पिलर के पीछे छुपी हुई श्रेया आर्यन और मीरा को एक दूसरे में खोया हुआ देख कर कहती है, यहाँ हमारी जान पर बनाई है और ये महारानी और ये महाराज अपनी ही रोमांस में लगे हुए हैं। अभी सुबह मुझे इनके नाम की गालियां सुनने को मिल रही थी, फिर अब क्या हो गया? मीरा को किसी ने तो मीरा पर काला जादू तो नहीं कर दिया? वहीं कुछ देर बाद गोलियां चलना बंद हो जाती है और महल में फिर से शांति पसर जाती है। श्रेया धीरे से पिलर के पास से निकलती है और आसपास देखकर कहती है, गोलियां चलना बंद हो गई, आप निकल सकते हैं बाहर। फिर वह भागकर मीरा के पास जाती है तो फिर उन दोनों को देखती है। आर्यन और मीरा एक दूसरे में खोए हुए हैं। श्रेया अपना सिर पीट लेती है और मन में बड़बड़ाने लगती है, देख लो इन्हें, कोई सूद भी नहीं है, कैसे बेशरम की तरह एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। फिर वह अपना गला खखारती है। उसके गला खखारने की आवाज़ से आर्यन और मीरा को होश आ जाता है। दोनों एक दूसरे को इतना करीब देखकर झट से उठ जाते हैं। वहीं सारे परिवार वाले वहां जमा हो गए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वहीं आर्यन और मीरा का चेहरा टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो गया था। मीरा को ऐसा लग रहा था कि वह कहीं जाकर अपनी जान दे दे। वहीं आर्यन भी उसके विपरीत ही सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह यहीं गड्ढा खोद के इसमें दफन हो जाए। फिर श्रेया मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर राठौर, पर मेरी प्यारी दोस्त मीरा, हम सब यहाँ मौत की साया में लेटे हैं और तुम दोनों को रोमांस सूझ रहा है। इसे कहते हैं गोलियों वाला रोमांस। फिर वह मीरा की तरफ घूर कर देखते हुए बोलती है, कल तो कुंवर शाह के नाम से गालियाँ के पर्चे बांट रही थी, आज कौन सा काला जादू हो गया जो तुम दोनों इतने करीब आ गए? मीरा उसे आंखें दिखाकर कहती है, क्या कर रही हो श्रेया, चुप कर जाओ, आसपास सब लोग हैं और तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। वहीं श्रेया मीरा से बातें कर रही होती है तो सिद्धि जोर से चिल्लाती है, श्रेया जी बचकर। श्रेया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे सिद्धि की बात ठीक से सुनाई भी नहीं दी थी, पर मीरा ने सिद्धि की बात सुन ली थी, इसलिए वह श्रेया को जोर से धक्का देती है और उसे धकेल देती है। श्रेया की दूसरी तरफ गिरते ही एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए आती है। वहां श्रेया पहले खड़ी थी, वह कुल्हाड़ी सीधे उसी जगह जा गिरती है। यह देखकर सब लोग हैरानी से कुल्हाड़ी आने वाली दिशा में देखने लगते हैं तो वहां 30 से 40 आदमी इकट्ठे थे। उनके हाथ में धारदार तलवारें और कुल्हाड़ी थी। वहीं श्रेया नीचे गिरते ही हैरानी से देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था और उसे अब डर भी लगने लग गया था, क्योंकि वह उसे छूकर ठग से वापस आई थी। श्रेया उसी जगह को देख रही थी जहां किसी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया था। वहीं मीरा के चेहरे पर पहले शर्म की लाली से चेहरा लाल था, अब मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह सामने की ओर देख रही थी जहाँ इतने सारे आदमी थे। वहां पर जगत सिंह जी की कर्कश आवाज़ गूंजती है, कौन हो तुम लोग? यहाँ महल में हमला करने का तुम्हारा क्या मकसद है? वहीं सामने से उन आदमियों की मुखिया की आवाज़ आती है जिसने अपने चेहरे पर गमछा उड़ा रखा था और वह बहुत मोटा था। उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट होगी। वह जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए कहता है, मारा नाम से काली रंजन और मुँह डाकुओं का सरदार सु राणा सा मन्ने छे छोरी चाहिए। हम यह छोरी वास्ते इस महल में आए हैं। उसने मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। जगत सिंह जी अपने राणा सा वाले अवतार में आते हुए उस मुखिया से जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, औकात से बाहर की बात कर रहे हो तुम? पहले बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? राणा सा, भारी औकात थमसा ना बताओ, भारे लोगों को थारी बहू को मारने का हुक्म मिला से। आर्यन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, औकात में रहकर बात करो तुम लोग, पता है ना तुम कहाँ पर खड़े हो? वह मुखिया हंसते हुए कहता है, कुंवर सा, हम तो बुरा मान गए। मीरा उस मुखिया की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहती है, किसने भेजा है तुम्हें? मुखिया मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, थारे को यह जानने का हक ना कौनी से कि हम लोगों को किसने भेजा है। मीरा उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। वहीं मुखिया भी मीरा की तरफ गुस्से से देख रहा था। मीरा और आर्यन के परिवार के सामने डाकुओं की पूरी फौज खड़ी थी। वो मीरा को यहाँ से लेने आए थे, या यूँ कहें कि उसे मारने आए थे। जगत सिंह जी फिर से अपनी कर्कश आवाज में डाकू सरदार काली रंजन की तरफ देखते हुए कहते हैं, औकात में रहकर बात करो वरना तुम में से यहाँ कोई भी बचकर नहीं जाएगा। काली रंजन हंसते हुए कहता है, हा हा, राणा सा, थारे को यह मजाक शोभा नहीं देता।
हमारे लोगों की तरफ देखो और तुम्हारे परिवार के लोगों की तरफ देखो। हम 40 से 50 लोग हैं और तुम बस चंद मुट्ठी भर लोग। डाकू के मुखिया काली रंजन के ये कहने सुन पत्रलेखा जी उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहती हैं, लगता है नया नया डाकू का सरदार बना है। तुझे इसलिए इस महल की औरतों के बारे में नहीं पता है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो सच में रणचंडी की बाती हम रण में उतर कर तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। काली रंजन के पीछे वाला एक आदमी हंसते हुए कहता है, देखो सरदार, अब ये एक औरत भी हमें धमकी देने लगी है। उस आदमी के इतना कहने पर सब लोग हंसने लगते हैं, साथ साथ डाकुओं का मुखिया भी हंसने लगता है। तभी एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए आकर जिस आदमी ने यह बात कही थी उस आदमी के सिर पर जा धंसती है और उस आदमी के सिर से खून का फव्वारा निकलने लगता है। यह सब इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। तभी वहां पर मीरा की कर्कश आवाज गूंजती है, औरतों को कमजोर समझोगे ना तो इसी तरह मार दिए जाओगे। और एक बात याद रखो, मेरी तुम्हारे सामने हुक्मरानी शाह खड़ी हैं तो उनकी बातों पर हंसना यहाँ पर सख्त मनाही है। वो कोई मामूली औरत नहीं है, ना ही तुम जैसे लोग उन पर हंसने लायक हो। तो अपनी औकात में रहकर बात करो। डाकू काली रंजन मीरा की तरफ देखता है तो हैरानी से देखने लगता है। वह कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं, मीरा ने ही उसके आदमी पर फेंक कर मारी थी जो कि उसके सामने ही पड़ी हुई थी। तभी काली रंजन गुस्से में कहता है, इनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं बचना चाहिए, हमला करो इन लोगों पर। इतना कहकर काली रंजन के आदमी सबकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं ज्योति सदमे में पड़ी हुई श्रेया के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, उठ जाओ वरना सच में मौत की साया पर लेट जाओगी। इतना कहकर वो अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ा देती है और उसके हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। वहीं ज्योति श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, इस हल्क की नाजायज औलाद आज सच में मीरा दीदी के हाथ से मर जाएंगी। उसके इतना कहने पर श्रेया ज्योति की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम्हें चिंता है या नहीं? डाकू के होने से डाकुओं ने महल पर हमला किया है और तुम ऐसे ही बिंदास और चिल हो। ज्योति वासे लेते हुए कहती है, आप यहाँ पर नहीं हो ना तो देखते जाओ यहाँ पर क्या होता है। इतना कहकर वह दोनों के सामने की तरफ देखने लगती है। वही सामने से डाकू आ रहे थे और 3 डाकू ने सीधा मीरा के ऊपर हमला करना चाहा, पर मीरा ने उनमें से एक का हाथ पकड़कर उसके हाथ की तलवार छीन लिया और उसी तलवार से उन डाकू को घायल कर दिया। फिर वह अपनी गुस्सैल आंखों से दोनों डाकू की तरफ दिखती है और अपनी तलवार से उन दोनों डाकुओं को एक ही बार में मार देती है और दोनों डाकू तड़पते हुए नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा जी को 3 डाकुओं ने घेरा हुआ था। वह तीनों एक साथ पत्रलेखा जी पर वार करना चाह रहे थे। वहीं सिद्धि, जिसके हाथ में पहले से ही तलवार थी, वो जोर से चिल्लाती हुई कहती है, माँ यह तलवार लो। इतना कहती सिद्धि अपनी माँ की तरफ तलवार फेंक देती है। वहीं पत्रलेखा जी उन तलवार को हवा में ही कैच कर लेती हैं। तीनों डाकू पत्रलेखा जी की वार करते उससे पहले पत्रलेखा जी ने अपनी तलवार से उन तीनों की तलवार को रोक कर रखा हुआ था। फिर वह एक जोर का झटका देती हैं। डाकू थोड़ी दूर तक लुढ़क जाते हैं। वह संभल पाते उससे पहले पत्रलेखा जी ने एक डाकू के गर्दन पर तलवार चला दी थी तो दूसरे के पैर पर और तीसरे की छाती में ही तलवार घुसा दी थी। उन तीनों ने खून से पत्रलेखा जी के कपड़े और चेहरा खून से लथपथ हो गया था। वहीं आर्यन ने भी डाकुओं के हाथ से उनकी कुल्हाड़ी छीनकर उन्हें डाकू पर वार कर दिया था। उसने एक डाकू का हाथ काट दिया था तो दूसरा डाकू का सिर। वहीं जगत सिंह जी भी किसी शेर के भांति उन डाकू पर टूट पड़े थे। माधुरी जी और जयदेव जी ने भी कुछ डाकू को निपटा दिया था और उनकी लाशें जमीन पर गिरी हुई थी। माधुरी जी अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, कहा था हमने सुबह आना, अब हमारा मूड बहुत खराब है, पर नहीं, इन्हें भी हमला करना था तो भुगतो। रिद्धि और सिद्धि भी शेरनियों की तरह डाकू का सामना कर रही थी। उन्होंने भी 3 डाकू को मार गिराया था। वहीं श्रेया इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाती है और ज्योति की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या है? घर है या युद्ध का मैदान? ज्योति फिर से उबासी लेते हुए कहती है, ये तो कुछ भी नहीं श्रेया जी, हमने तो इससे ज़्यादा देखा है। उसने इतना कहा ही था कि उसके सामने 2 डाकू अपने हाथ में तलवार लिए हाजिर हो जाते हैं। वहीं श्रेया उन्हें देखकर थोड़ी सी डर जाती है और उनकी तरफ देखते हुए कपकपाती आवाज़ में कहती है, ज्योति हमारे सामने डाकू है। ज्योति सामने की ओर देखती है तो उसके सामने मुंह पर गमछा उड़े 2 डाकू खड़े थे और उनके हाथ में धारदार तलवार थी। ज्योति उन्हें देखते हुए अपने चिल अंदाज में कहती है, कहा बे, तुम लोगों को हम ही मिले थे, जाओ ना उधर जाकर मरो ना,
यहाँ क्यों मेरा सिर खाने आ गए? जाओ उधर, शेरनियाँ लड़ रही हैं, उनसे लड़ो। मुझे पहले ही नींद आ रही है, तो प्लीज़ अगर तुम बुरा ना मानो तो सुबह आ जाना मेरे पास लड़ने के लिए। नहीं तो तुम्हें इतनी लड़ने की इच्छा हो रही है ना, तो वह सामने दो औरतें लड़ रही हैं, उनसे जाकर लड़ो। श्रेया ज्योति की बात सुनकर आंखें फाड़ कर देखने लगती है और ज्योति को ठोकती हुई कहती है, मैडम वह तुम्हारे मामा के बच्चे नहीं हैं कि तुम्हारे कहने पर चले जाएंगे। डाकू हैं, वो भी खूंखार। यह बात श्रेया ने ज्योति के कान में कही थी। दोनों डाकू हंसते हुए कहते हैं। पहला डाकू दूसरे डाकू की तरफ देखते हुए कहता है, छगन दिख छोरी हम लोगों को धमकी दे रही थी या के लोग से हम यहाँ से चले जाएं। इसकी बातें सुनो। दूसरा डाकू छगन पहले डाकू मगन से कहता है, मगन का काहे या छोरी ने तरसा रहे से या छोरी ने अभी मार डाला। इतना कहकर दोनों अपनी तलवार ज्योति की तरफ तान देते हैं। ज्योति को अब तक गुस्सा आ गया था। वह डाकू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, सच कहा है लोगों ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश आता है ना, तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की। तुम लोगों ने हंसकर और मुझे चढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर ज्योति ने उनकी तलवार छीन ली और उन्हीं पर वार कर दिया। दोनों डाकू जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। वहीं श्रेया ज्योति को यह सब करता देख आंखें फाड़ कर देख रही थी और उसे हैरानी भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन को 5 से 6 लोगों ने घेर कर रखा हुआ था। उन्होंने आर्यन के आजू बाजू गोल घेरा बनाकर रखा हुआ था। उसके बीचों बीच आर्यन था। सबके हाथ में धार धार चमकती तेज तलवार थी। आर्यन के हाथों में भी तलवार थी जिस पर से खून टपक रहा था। आर्यन को भी चोटें आई थी। उसके हाथ पर भी एक गहरा जख्म था जिससे खून टपक रहा था। वहीं डाकू आर्यन पर एक साथ हमला करते हैं। आर्यन नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी तलवार से उनके तलवार को रोक लेता है। फिर आर्यन जोर लगाने लगता है और खड़ा होता है। सारी तलवार को झटका देकर सारे आदमी लड़खड़ा जाते हैं। आर्यन सबसे पहले अपने सामने वाले आदमी की छाती पर लात दे मारता है और घेरे से बाहर निकलता है। फिर वह दूसरे आदमी को अपनी तलवार से घायल कर देता है और तीसरे आदमी का गला। ऐसे ही करते ही उसने सारे आदमियों को मौत की नींद सुला दिया था। आर्यन अभी भी हाँफ रहा था। फिर वह घुटनों के बल बैठ जाता है, कुछ पल के लिए विश्रावित लेता है। वहीं दूसरी तरफ काली रंजन अपने आदमियों को मरता देख उसे गुस्सा आ जाता है और निहत्थे आर्यन जो कि अभी विश्राम कर रहा था, वह आर्यन के पीछे भागते हुए जाता है। तभी रिद्धि सिद्धि माधुरी जी, जगत जी, पत्रलेखा जी, श्रेया और ज्योति एक साथ कहते हैं, संभल काली रंजन, आपकी बेटी पीछे है। उसके कहने से पहले ही काली रंजन ने आर्यन पर वार कर दिया था और वहां पर एक दर्दनाक चीख गूंज पड़ती है। आ चीख सब लोगों की रूह कांप जाती है। तभी रिद्धि सिद्धि माधुरी जी, जगत सिंह जी, पत्रलेखा जी, श्रेया और ज्योति एक साथ कहते हैं, संभल कर काली रंजन आपके पीछे है। उनके कहने से पहले ही काली रंजन ने आर्यन पर वार कर दिया था और वहां पर एक दर्दनाक चीख गूंज पड़ती है। वहीं ये चीख सुनकर सब लोग और भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सामने देखते हैं कि चोट आर्यन को नहीं बल्कि मीरा को लगी है। क्योंकि काली रंजन वार करता उससे पहले ही मीरा हवा की रफ्तार से आर्यन के पीछे खड़ी हो जाती है और जो वार काली रंजन आर्यन पर कर रहा था वो वार मीरा पर हो जाता है और मीरा की दर्दनाक चीख पूरे महल में गूंजने लगती है। काली रंजन का वार मीरा के दाएं कंधे से लेकर पीठ तक हुआ था। तलवार से इतनी जोर से वार करने के बाद मीरा के पीठ और कंधे से जैसे खून की नदियां बहने लगी। वहीं आर्यन को जब एहसास होता है कि वो उस पर नहीं मीरा पर हुआ है तो उसकी आंखों में खून उतर जाता है। वह पीछे पलटकर झट से मीरा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और नीचे गिरी हुई तलवार दूसरे हाथ से उठाकर हैरान खड़ी काली रंजन के गर्दन पर चला देता है और काली रंजन वहीं दर्द से तड़पने लगता है। वहीं आर्यन एक हाथ में मीरा का खून से सना हुआ शरीर और दूसरे हाथ में काली रंजन की खून से सनी हुई तलवार थी। आर्यन उस तलवार को फेंकता है और अपने दोनों हाथ में निकाल कर शरीर के इर्द गिर्द घुमा लेता है और मीरा अभी बेहोश नहीं हुई थी, वह सब देख रही थी। बस उसके दर्द के कारण उसने आंख बंद कर ली थी। आर्यन बेबसी से और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, मीरा तुम ठीक तो हो ना? मीरा अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहती है, मैं ठीक हूँ। वहीं सारे परिवार वाले भी आर्यन के पास आ जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। वहीं श्रेया मीरा की ऐसी हालत देखकर वो तो रोने ही लगती है।
वहीं आर्यन बेबसी से मीरा की तरफ देख रहा था और देखते ही देखते उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगते हैं। आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए बेबसी से और थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहता है, क्यों किया मीरा आपने ऐसा वार? क्यों? वार हम पर हो रहा था, फिर आप क्यों आई बीच में? यह कहते ही आर्यन का दिल दर्द में तड़प रहा था। उसे ऐसा लग रहा था काश वह मीरा की जगह होता। मीरा जो कि दर्द में थी, वो अपने चेहरे पर दर्द के भाव मुश्किल से हटाती हुई एक मुस्कान के साथ लड़खड़ाती हुई आवाज़ में आर्यन से कहती है, आर्यन, हमने कहा था कि हमारी वजह से इस परिवार को हम चोट नहीं आने देंगे। तो बस मैंने इसलिए किया कि क्योंकि काली रंजन मीरा गंवारी सांस लेकर मेरे लिए आया था, तो मैं आपकी जान क्यों खतरे में डाल दी, इसीलिए मैं बीच में आ गई। इतना कहकर मीरा के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी सांसें तेज होने लगती है। तभी आर्यन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कोई डॉक्टर को या एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। जगत सिंह जी आर्यन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हमने पूरी हॉस्पिटल टीम को यहाँ बुला लिया है, बस आती ही होगी। मीरा के शरीर से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। आर्यन के हाथ और आर्यन के कपड़े भी पूरे खून से शन गए थे। वहीं श्रेया, जिसका रोना ही नहीं रुक रहा था, वो रोते हुए ज्योति को पकड़ लेती है और सुबकते हुए ज्योति से बोलती है, ज्योति देखो ना मीरा को क्या हो गया है। इतना कहकर वो और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं ज्योति भी उसकी पीठ को थपथपाने लगती है और कहती है, कुछ नहीं होगा श्रेया जी, राजकुमारी को आप शांत हो जाइए। वहीं पत्रलेखा जी मीरा के पास बैठ जाती है। उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, मीरा तुम अब कुछ मत कहो बेटी, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। मीरा मुस्कुराते हुए फिर से अपने गर्दन के भाव छुपाते हुए पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता माँ, यह तो मेरे लिए बस छोटी मोटी चोटें हैं। इतना कहकर वो फिर से हाँफने लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। वही जो आर्यन मीरा की तरफ देखता है तो वह उसे थपथपाते हुए कहता है, मीरा प्लीज़ आंखें बंद मत करना। वह कुछ कहता है उससे पहले ही मीरा बेहोश हो चुकी थी। वहीं पत्रलेखा जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माधुरी जी भी रोने लगती हैं। रिद्धि सिद्धि, वहीं उनकी आंखों में आंसू थे। फिर वो श्रेया और ज्योति को संभाल रही थी क्योंकि ज्योति को भी अब रोना आ गया था। वहीं आर्यन की आंखों में अभी भी आंसू थे। वह धीरे धीरे कर उसकी आंखों से बह रहे थे। वह बेचैनी से मीरा की तरफ देखता है पर उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। तभी जगत सिंह जी और जयदेव जी आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, खुद को संभालो बेटा, बस कुछ ही देर में डॉक्टर आ रहे हैं। आर्यन कुछ नहीं कहता, बस अपनी बाहों में पड़ी बेहोश मीरा की तरफ देखता ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में शाम के 6 बज रहे थे। निकिता अपने हॉस्टल में क्रिस्टल के साथ बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। तभी उसे बहुत बेचैनी होने लगती है और उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है और गरम गरम चाय फर्श पर गिर जाती है। फिर क्रिस्टल निकिता की तरफ देखते हुए कहती है, निकिता तुम ठीक तो हो ना? फिर चाय का कप कैसे गिरा तुम्हारे हाथ से? क्रिस्टल की तरफ निकिता भरी हुई आंखों से देखते हुए कहती है, पता नहीं क्रिस्टल, मुझे अंदर से बहुत बेचैनी सताए जा रही है। ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी हो गई है जो मुझे पता नहीं है। निकिता की आंखों से अचानक आंसू निकलने लगते हैं। क्रिस्टल निकिता को अचानक से रोते देख उसके पास जाती है और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है, क्या हुआ है निकिता, तुम अचानक से रोने क्यों लगी? निकिता जब अपनी आंखों में आंसू देखती है तो क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं क्रिस्टल, पर मुझे बहुत बेचैनी सताए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी अपने को चोट लगी हो, पर दर्द मुझे हो रहा है। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। फिर तभी उसे मीरा का ख्याल आता है और उसके मन में बुरे ख्याल पनपने लगता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, जीजी माँ को कुछ नहीं हो सकता है। इतना कहकर वो अपना फ़ोन इधर उधर देखने लगती है और क्रिस्टल पर चिल्लाते हुए कहती है, क्रिस्टल मेरा मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है? क्रिस्टल निकिता का ऐसा रिएक्शन देखकर उसे कहती है, वो क्या है, तुझे अभी अभी रो रही थी और मुझे अभी गुस्सा दिखा रही हो, ये क्या है? फिर निकिता क्रिस्टल की तरफ बेबसी से देखते हुए कहती है, मुझे लगता है क्रिस्टल मेरी जीजी माँ को कुछ हो गया है, इसलिए मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो, मुझे 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 उनसे बात करनी है, प्लीज़ दो ना। क्रिस्टल एक गहरी सांस लेकर निकिता की तरफ देखती है और उसके गले लग जाती है। निकिता भी उसके गले लग जाती है और उसे क्रिस्टल से अपनेपन का एहसास होता है। क्रिस्टल निकिता की पीठ थपथपाते हुए कहती है, निकिता शांत हो जाओ, अभी वहाँ पर रात के 3 बज रहे होंगे। क्या क्या तुम इतनी रात को अपनी जीजी माँ को परेशान करना चाहोगी? निकिता रोते हुए, पर मुझे ऐसा लग रहा है जीजी माँ को कुछ हो गया है।
क्रिस्टल निकिता को हौसला हौसला देते हुए कहती है, तुम्हारी जीजी माँ को कुछ नहीं हुआ है, बस शांत रहो। इतना कहकर क्रिस्टल उसे शांत करने लगती है। फिर निकिता भी कुछ देर बाद शांत हो जाती है। दूसरी तरफ से राजस्थान अलवर की रात 3 बजे डॉक्टर की 7 लोगों की टीम अलवर के राजमहल में पहुंच चुकी थी और अब लोगों ने मीरा को चेक करना शुरू भी कर दिया था। आर्यन के कमरे में ही उसे शिफ्ट किया गया था और 2-3 बेस्ट डॉक्टर मीरा का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर की टीम महल के अंदर आई थी तो वो मरे हुए डाकुओं की लाशें देखी थी, इसलिए उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था, पर फिर भी वह मीरा का चेकअप कर रही थी। वहीं 2 नर्स पत्रलेखा जी और बाकी परिवार वालों की पट्टियां कर रही थी। सबको कहीं ना कहीं चोटें और तलवार के घाव लगे हुए थे। वहीं महल के कुछ लोगों ने सारे लाश ठिकाने लगा दी थी। वहीं आर्यन बेसुध बैठा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा ने उसके लिए खुद की जान खतरे में डाली। वो अभी भी खुद के कमरे के सामने बैठा हुआ था। उसके हाथ से भी खून बह रहा था। उसे भी बहुत जगह चोट लगी थी और उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी। वह बस मीरा के ठीक होने की गुहार लगा रहा था मन में। वहीं श्रेया का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। उसकी आंखें रोने से सूज गई थी। ज्योति की आंखें भी रोने से लाल हो गई थी। रिद्धि सिद्धि उन दोनों को संभाल रही थी। सुबह के 4:30 बजे अलवर राजमहल। सुबह के 4:30 बज रहे थे। डॉक्टर अभी भी मीरा को चेक कर रहे थे। अभी तक वो लोग मीरा के कमरे से बाहर नहीं आए थे। वहीं आर्यन अभी भी बेसुध सा कमरे के बाहर ही बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। एक टक कमरे के दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां हिल भी नहीं रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां मानो दरवाजे की तरफ से जम गई हो। वहीं दूर से पत्रलेखा जी भी आर्यन की सारी हरकतों को देख रही थी। वहीं आर्यन की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माधुरी जी उनके बाजू में खड़ी हुई थी। वो अचानक से पत्रलेखा जी की आंखों में आंसू देखकर पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप अचानक से क्यों रोने लग गई? पत्रलेखा जी भरी हुई आंखों से माधुरी जी की तरफ देखते हुए अपने रूंधे गले से कहती है, देखो माधुरी, आर्यन की हालत, कब से वो वहीं पर बैठा हुआ है। ना ही उसने नर्स को अपने हाथ पर पट्टी करने दी और ना ही उसने कुछ बोला। वो तो बस किसी पुतले की तरह दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहा है। हमें उसकी हालत पर बहुत तरस आ रहा है। दीदी, आप जाकर आर्यन को समझाइए। अगर वो ऐसे ही बैठा रहा ना तो मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कुछ कर ना ले खुद को। माधुरी जी ने अपनी आंखों में आंसू लाकर पत्रलेखा जी को कहा। पत्रलेखा जी भी माधुरी जी की बात पर हामी भरते हुए कहती हैं, हाँ माधुरी, हम वैसा ही करते हैं। इतना कहकर वह आर्यन के पास चली जाती हैं। आर्यन किसी पुतले के भांति अभी भी दरवाजे को ताके जा रहा था। उसके मन में ऐसे उसे लग रहा था कि वो अभी जाकर दरवाज़ा तोड़े और मीरा को जल्दी से उठाए, पर वो हालातों के सामने मजबूर था। वो आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। आज उसे खुद को आर्यन सिंह राठौर कहते हुए भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया था। आज उसका औहदा, स्वाभिमान, गुरूर एक ही झटके में चकनाचूर हो गया था। आज वो इस हद तक मजबूर था कि वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। पत्रलेखा जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, आर्यन बेटा सुनो ना। आर्यन पत्रलेखा जी की बातों को नहीं सुनता है। वह बस दरवाजे की तरफ ही देखता रहता है। पत्रलेखा जी फिर से कहती है, आर्यन बेटा सुनो ना। आर्यन वो आर्यन वो चिल्लाती हुई कहती है। पत्रलेखा जी की चिल्लाने की आवाज़ से जैसे आर्यन अपने सपने से जागता है और पत्रलेखा जी की तरफ अपनी भरी हुई आंखों से देखने लगता है। आर्यन को वो अपनी तरफ देखता देख पत्रलेखा जी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहती हैं, बेटा कब तक बैठे रहोगे? कब से देख रहे हम तुम यहीं किसी पुतले की तरफ बैठे हो, ना ही किसी से बात कर रहे हो और ना ही किसी की तरफ देख रहे हो। वहीं आर्यन खुद को रोक नहीं पाता और पत्रलेखा जी की कमर से लिपट कर किसी बच्चे की तरह रोने लगता है। वहीं पत्रलेखा जी आर्यन को खुद को लिपट कर ऐसा रोते देख उन्हें आश्चर्य होता है, क्योंकि आर्यन आज से पहले ऐसा कभी नहीं रोया था और ना ही कभी उसकी आंखों में उन्होंने आंसू देखे थे। इस बात से हैरान भी थी और दूसरी तरफ खुश भी थी। आर्यन उन्हें लिपट कर रोते हुए कहता है, देखो ना माँ, हमारी वजह से मीरा कहाँ पर है। हम ये कभी नहीं चाहता था कि वह इस हालत में हो। वो किसी बच्चे की तरह रोने लगता है, बिलखने लगता है। वहीं पत्रलेखा जी ने अपने बेटे को आज तक इतना मजबूर, बेबस उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह शब्द सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वो खुद को संभाले या अपने बेटे को, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वह अपनी आंखों से आंसू अपनी आंखों में ही दबा कर कहती है,
आर्यन को सहारा देती हुई कहती है, कुछ नहीं होगा बेटा, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो बहुत बहादुर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। और आप खुद को दोष मत दीजिए, बस अपनी किस्मत समझकर अपना लीजिए। अगर वह बीच में नहीं आती तो उनकी जगह आप होते। उन्होंने आपकी जान बचाई। आर्यन, तो आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? आर्यन रोते हुए फिर से कहता है, माँ, वो अंदर हैं और हमने उनका खून बहते हुए देखा है। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। काश हम उनकी जगह हम अंदर होते, हमें चोट लगती ना। माँ, हम फिर भी सह लेते, पर उनकी कोई गलती ना होते हुए वो आज इस हालत में है। किसकी वजह से? सिर्फ हमारी वजह से माँ, सिर्फ हमारी वजह से। पत्रलेखा जी अपने आंसू छुपाते हुए उसे सहलाते हुए कहती हैं, बेटा, तुम खुद को दोष देना बंद कर दो। और हाँ, मीरा जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। देखना, वो ठीक होकर एक ही बात कहेंगी कि आप ठीक हो या नहीं। वहीं आर्यन फिर से बिलखते हुए रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, हमने उन्हें बहुत दर्द पहुँचाया है। हमने उनसे वहाँ शोभनाथ में ज़बरदस्ती शादी की, फिर हम उन्हें वहाँ पर छोड़ कर आ गए और छोड़े हुए औरत की तरह उन्हें ट्रीट करने लगे। फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। माँ, फिर वो यहाँ आई और फिर हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। फिर भी उन्होंने आज हमारी जान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। माँ, हम बहुत बुरे हैं, हमने उनके साथ बहुत बुरा किया है। माँ, हमें नहीं पता था कि आज कुछ ऐसा हो जाएगा, और हम सोचना भी नहीं चाहते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। आज मीरा के लिए फ़िक्र इतने दिनों से किए हुए गुनाहों की माफ़ी सब आज इन आंसुओं के ज़रिए निकल रहा था आर्यन का। जितने भी दिन दोनों साथ रहे, उन उन दिनों की फ़िक्र आर्यन की आंखों से बह रही थी। अब उसे लग रहा था कि मीरा के सिवा उनकी ज़िंदगी नहीं हो बीत सकती। बस वो फीलिंग समझना बाकी था। पत्रलेखा जी उसे आज रोने देना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में समाया हुआ गुस्सा, दर्द आज सब निकल जाने वाला था। वहीं पत्रलेखा जी आर्यन के सिर को सहला रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो भी मीरा को इस हालत में देखना नहीं चाहती थी। वहीं आर्यन अब रोना छोड़कर अपने आंसू पोंछने लगता है और पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहता है, मीरा का यहाँ कोई दुश्मन भी नहीं है। और उस 2 बार उस पर हमला हुआ। हमने इसके बारे में बहुत जानने का प्रयास किया और हम जान नहीं पाए कौन है इसके पीछे, जो मीरा के साथ ऐसा कर सकता है। हमने बहुत जानने का प्रयास किया मीरा के बारे में। हमें बस इतना ही पता चला कि वह 7 साल पहले राजस्थान में ही रहती थी। क्या आपको मीरा के बारे में कुछ ऐसा पता है जो मुझे पता नहीं है? माँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। पत्रलेखा जी अचानक से आर्यन के सवाल से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। वहीं आर्यन अपनी माँ को अपनी तरफ हैरानी से देखते हुए देखकर पूछता है, माँ, बताइए ना, कैसी सच्चाई है मीरा के बारे में जिससे हम अनजान हैं? पत्रलेखा जी आर्यन की हालत को देखकर उसे सब कुछ बता देना चाहती थी, पर उन्होंने मीरा से वादा किया था आर्यन को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। वहीं आर्यन फिर से कहता है, कुछ पता हो तो बताइए हमें, यह हमला किसने किया है? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हम बताते हैं कुंवर्षा मीरा के बारे में, पर आप वह सच्चाई सुन पाओगे? तभी आर्यन, पत्रलेखा जी, पूरा परिवार पीछे मुड़कर देखता है। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हम बताते हैं कुंवर्षा मीरा के बारे में, पर आप वो सच्चाई सुन पाओगे? तभी आर्यन, पत्रलेखा जी, पूरा परिवार पीछे मुड़कर देखता है। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आर्यन के मुंह से निकलता है, कुंवर अमर सिंह राणावत। हाँ, ये अमर सिंह राणावत ही था, मीरा का भाई, मतलब मासी का लड़का, मेहरानगढ़ का राजकुमार। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहीं सब लोग अमर को देखकर हैरान हो जाते हैं। ज्योति अमर को देखती है और उसके मुंह से यह सुनती है कि वो आर्यन को मीरा की सच्चाई बताने वाला है, तो उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकलने की लगती है और वह मुंह फाड़े अमर की ओर देखने लगती है। वहीं अमर सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए आर्यन के पास आ रहा था। जगत सिंह जी, जयदेव जी और आर्यन का पूरा परिवार अमर को यहाँ देखकर बहुत हैरान हो रहा था, वो भी इतनी सुबह सुबह। पत्रलेखा जी, जगत जी, माधुरी जी और जयदेव जी अमर और मीरा के रिश्ते के बारे में पता था कि वो दोनों कौन हैं, बस आर्यन को नहीं पता है। आर्यन ही सबसे ज़्यादा अमर को देखकर हैरान था और उसके साथ रिद्धि सिद्धि भी। वहीं अमर के चेहरे के भाव बहुत कठोर हो गए थे। वो आता है और सबको आदर सहित प्रणाम करते हुए कहता है, खम्मा खड़ी राणा सा, खम्मा खड़ी हुक्म रानी सा, खम्मा खड़ी कुंवर रानी माधुरी बाई सा,
खम्बा खड़ी कुंवर जदेव सा। फिर रिद्धि और सिद्धि की तरफ देखकर खम्बा खड़ी राजकुमारी रिद्धि बाई सा और खम्बा खड़ी राजकुमारी सिद्धि बाई सा अमर, जगत सिंह और पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए बोलता है, राणा सा और हुकुम रानी शाह, आपको हमारे यहाँ आने का प्रयोजन तो पता चल चुका होगा। हमें ज्योति ने बताया कि महल पर कैसे डाकुओं का हमला हुआ और कैसे कुंवर रानी मीरा ने कुंवर शाह की जान बचाने की खातिर डाकू का वार अपने ऊपर ले लिया। तो हमें यह खबर पता चली तो हम तुरंत यहाँ पर आ गए। वहीं आर्यन अब तक यह समझ नहीं पा रहा था कि अमर का और मीरा का रिश्ता क्या है, इसलिए वो सवालिया नज़रों से अमर की तरफ देखता है और कहता है, कुंवर अवर इन सबको पता है आपका यहाँ आने का प्रयोजन। हम एक बात जान सकते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आप हमें क्या बताना चाहते हैं मीरा के बारे में। अमर ठंडी निगाहों से आर्यन की तरफ देखता है और उससे कहता है, हम मीरा के बारे में वो सब जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं कुंवर आर्यन सिंह राठौर। मतलब कि हम आपसे कई गुना ज़्यादा मीरा को जानते हैं और उसे पहचानते भी हैं। आर्यन ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? वही वही जो आप सुनना चाहते हैं। आप जानना चाहते थे ना मीरा कौन है? आप यही जानना चाहते थे ना कि मीरा का राजस्थान से रिश्ता क्या है? और 2 हमले से आपको पता चल चुका ही होगा कि मीरा कोई मामूली लड़की नहीं है, ना ही मामूली लोगों पर इतने बड़े बड़े हमले होते हैं। अमर ने शांति से और ठंडी आवाज़ में कहा। फिर अमर गहरी सांस लेता है और आर्यन की तरफ देखते हुए बोलता है, कुंवर शाह, आपने उनसे ज़बरदस्ती शादी की, ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ा। यह मुझे जब से पता है ना, तब तक राजस्थान को भी पता नहीं था कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। फिर वो आगे कहता है, आपको जानना है ना मीरा के बारे में, तो जान लीजिए। वो आगे कुछ शब्द कहने वाला था कि ज्योति, श्रेया और जगत सिंह जी और पत्रलेखा जी एक साथ उन्हें बीच में टोकते हुए कहती हैं, कुंवर अमर नहीं, आप ये सच्चाई इन्हें नहीं बता सकते हो। पत्रलेखा जी ने अमर की तरफ आस भरी नज़र से देखते हुए कहा। वहीं ज्योति सूजी हुई आंखों से अमर की तरफ देखते हुए बोलती है, कुंवर अमर, आप ये नहीं कर सकते हो। अमर, मीरा दी को पता चला तो आप जानते हैं वो क्या करेंगी। ज्योति सही कह रही हैं कुंवर, अमर, मीरा को ही अपनी सच्चाई खुद आर्यन के सामने बताने दीजिए। अभी सही वक्त नहीं आया है तो इनके सामने सच्चाई आए। अमर ज्योति की तरफ देखता है और फिर जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए कहता है, राणा सा, कब तक हम सही समय का इंतजार करें? आज इनकी जान को खतरा हो गया है और उन्होंने अपने वादे मुताबिक इस परिवार की चोट है, इसलिए खुद पर आर्यन कुंवर शाह की चोट ले ली और आज जो इस हालत में है हम उन्हें मिल भी नहीं सकते। तो कृपया कर हमें बीच में ना रोकें सच्चाई बताने से। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी मीरा है कौन। इनका जानने का हक है। यह तो पति है ना मीरा के। इतने दिन से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम भी तो कर रहे थे, तो आज हमें सारी जानकारी और सच्चाई से रूबरू करवा ही देते हैं इन्हें। फिर वह आर्यन की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, आपको पता है कुंवर शाह, हमारी मीरा तो इस राजस्थान में पैर तक रखना नहीं चाहती थी और आपने उन्हें मजबूर किया यहाँ आने पर। आपने उन्हें मजबूर किया ये सब करने पर। अरे सालों पहले ही उन्होंने राजस्थान से अपना नाता तोड़ लिया था। अमर आर्यन की तरफ उंगली करते हुए आगे कहता है, पर आपने उनसे ज़बरदस्ती शादी की। उनके मन में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को आपने एक ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया और वो यहाँ आपसे बदला लेने के साथ साथ राजस्थान भी आ गई, अपना खुद का बदला लेने। खुद के साथ जो अन्याय हुआ वह अन्याय का हिसाब लेने। जो सालों पहले राजस्थान ने उन्हें उसे दिया था, वही राजस्थान को चुकाने आज जो मीरा इस हालत में है ना कहीं उसके जिम्मेदार आप भी हैं। कुंवर शाह, अगर आप मीरा से ज़बरदस्ती शादी करते नहीं तो मेरी मीरा यहाँ आती नहीं और ना ही उसे यह सब झेलना पड़ता। वही आर्यन अमर के मुंह से बार बार मेरी मीरा सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा दिखाते हुए अमर से कहता है, कुंवर अमर, या बार बार मेरी मीरा कहना बंद कीजिए। वह पत्नी है हमारी, तो अदब से नाम लीजिए उनका, कुंवर रानी मीरा। अमर आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, पत्नी, यह शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। कुंवर आर्यन, अगर आप उन्हें अपनी पत्नी मानते ना, तो
तो ये उनके साथ ज़बरदस्ती शादी कर छोड़ी हुई औरत की ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं छोड़ देते। अगर पत्नी कहना है ना तो उस लायक बनिए, क्योंकि हम तो कब का आपसे बदला ले चुके होते, पर मीरा ने हमें रोक रखा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इस परिवार को तकलीफ पहुँचे, क्योंकि गलती आपने की थी, ना कि पूरे परिवार ने। फिर वह गहरी सांस लेकर आगे की तरफ देखते हुए कहता है, आप उन्हें पत्नी कह रहे हैं ना, तो एक बात जान लीजिए, आपकी पत्नी होने से पहले वह मेरी बहन है। यह जानकर आर्यन, रिद्धि और सिद्धि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोगों को पता था मीरा और अमर का रिश्ता क्या है। वहीं आर्यन हैरानी से अमर की तरफ देखते हुए कहता है, आपकी बहन, ये कैसे हो सकता है? कुंवर अमर, आप तो अपने माता पिता की एक ही संतान हैं, तो यह सब कैसे हो सकता है? आर्यन हैरानी से अमर की तरफ देखता है। अमर कुछ नहीं कहता, बस शांति से आर्यन की तरफ देखता रह जाता है। वहीं आर्यन उसके रिएक्शन की तरफ देखता है। ना ही उसे जगत सिंह जी, पत्रलेखा जी, माधुरी जी, जयदेव जी के भी रिएक्शन नहीं दिख रहे थे। वह समझ जाता है कि इन्हें पहले से ही पता था, पर बस वही इस बात से अनजान था। अमर एक गहरी सांस लेकर आर्यन की तरफ देखता है और अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, कुमार आर्यन, वह मेरी बहन कैसे है? और मैं मेरी माता पिता की एक संतान हूँ। यह जानने से पहले आप एक बात जान लीजिए, भले ही वह मेरी सगी बहन ना हो और मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। आप कब से उतावले हुए जा रहे थे, मीरा कौन है, कहाँ से है, उसका जोधपुर से क्या संबंध है? आपने अपने असिस्टेंट से यह जानकारी बहुत मेहनत से इकट्ठा की है। अगर एक बार मुझसे आकर पूछ लेते ना, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता, क्योंकि आज मीरा ने आपको यह सब बता दिया होता तो यह डाकुओं का हमला उसे खुद पर लेने की जरूरत ही नहीं थी। अमर आर्यन की तरफ ठंडी नज़रों से देखता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी ठंडी आवाज़ में आर्यन से कहता है, आप जानना चाहते हैं ना, तो जान लीजिए मीरा कौन है। आपने जोधपुर नाम तो सुना ही होगा, और सुना क्या होगा, आपकी तो वहाँ पर सगाई होने वाली थी मालिनी से। और आप जानते हैं मीरा जोधपुर की कौन है? आपको यही पता नहीं है, मीरा का सरनेम रावत है। और आप नहीं जानते कि मीरा का असली नाम क्या है, उसका जोधपुर में ओहदा क्या है। मैं आपको आज सारी सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ आर्यन सिंह राठौर, कि कल को आपको यह ना लगे कि मीरा की वजह से आपके परिवार पर इतना बड़ा खतरा आया है। तो सुनिए, आप इसी के लिए इतना आतुर हो रहे थे ना, तो सुन लीजिए, मीरा कोई मामूली लड़की नहीं, वो भी एक राजघराने से है। आपको पता ही होगा जोधपुर के 3 उत्तराधिकारी हैं, तो मीरा और कोई नहीं, जोधपुर की सबसे बड़ी उत्तराधिकारी गीतांजलि प्रताप सिंह रावत है। यह जानकर आर्यन को सबसे बड़ा सदमा ही लग गया था। वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मीरा कोई आम लड़की नहीं, जोधपुर के राजघराने की सबसे बड़ी उत्तराधिकारी है। वो धम से नीचे बैठ गया और अपने साथ पर हाथ लगाने की उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था इस बात से कि मीरा जोधपुर की उत्तराधिकारी है और उसका नाम मीरा नहीं, गीतांजलि प्रताप सिंह रावत है। तो दोस्तों, क्या मोड़ लाएगी कहानी आगे, कौन से और नए राज खुलने वाले हैं आर्यन के सामने, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी पर। तो दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, ये ज़रूर बताएं कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।